हेलो एवरीवन। तो अपनी पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमने 20 तक कर लिया था, तो अब है 21st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट जो था वो 1850s में आया था, करेक्ट है। इंडियन जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड है 1860। अभी 1 जुलाई से जो है हमारे जो नए आईपीसी और सीआरपीसी के रूल हैं वो लागू हो जाएंगे, तो ये 1860 में आया था, तो ये भी ठीक है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये 1946 में आया था, ये भी करेक्ट है। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 में आया था, ये भी करेक्ट है। ये सब जो है ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है तो इसे ये ऑल ऑफ दी अबोव होना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर कैन डिसाइड Speaker can decide whether bill is money bill or otherwise and a chairman cannot। तो इसका मतलब है कि जो चेयरमैन होता है वो नहीं डिसाइड कर सकता। चेयरमैन राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन बोलते हैं उसे। तो जो स्पीकर होता है ना, लोकसभा का स्पीकर, वो डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पीकर कैन प्रेसाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग विच चेयरमैन कैन नॉट डू। तो जो स्पीकर होता है, जब ज्वाइंट सीटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, तो दोनों की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको प्रेसाइड कौन करता है? उसको लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसे प्रेसाइड करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन और रिमूवल, जब रेजिग्नेशन या देना होता है, रिमूवल होता है, तो स्पीकर कैन वोट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो स्पीकर होता है रेजिग्नेशन के टाइम पे वो पहले इंस्टेंस में जो अपनी वोट दे सकता है, चेयरमैन ऐसा नहीं कर सकता। देखो जो हमारा आर्टिकल नंबर 100 है ना, आर्टिकल 100, वो जो जब ड्रॉ हो जाता है, कोई बिल है जिसपे सहमति ली जा रही है, वोट ली जा रही है, और उसमें ड्रॉ हो जाता है कि दोनों जो बराबर बराबर सबको वोट आ गए हैं, तो उस टाइम पे जो अपना वोट कास्ट करता है ना स्पीकर, वो उस टाइम पे अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो 100 ये हमारा जो आर्टिकल है 100 है वो। लेकिन ऐसा होता है कि अगर जब रेजिग्नेशन की बात आती है, उसमें जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपनी जो वोट है वो डालता है, किसी बिल के लिए नहीं डालता। लेकिन जब कोई रेजिग्नेशन या किसी का पास करना होता है तो उस टाइम पे अपनी पहला ही जो वोट है वो डालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच स्टेटमेंट, इनमें से विच ऑफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 23 है ये। स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। जो स्पीकर है वो हाउस का जो है मेंबर होता है, ठीक है। चेयरमैन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द हाउस। चेयरमैन जो है वो हाउस का मेंबर होता है, नहीं, चेयरमैन हाउस का मेंबर नहीं होता। तो 2 गलत हो जाएगा, इसमें भी 2, इसमें 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें तो फिर 3 ही है। तो इस वैसे इसका आंसर ए है। करेक्ट आंसर इज 1। डिप्टी चेयरमैन इज सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो सबॉर्डिनेट होता है चेयरमैन का, ऐसा नहीं होता डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, ओनली स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। हु कॉल्ड द लीडर ऑफ द हाउस। हु इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द हाउस को कौन कहा जाता है? तो लीडर ऑफ द हाउस कौन कहा जाता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसकी मेजोरिटी में वोट होती हैं। और अमेरिकन सेटअप में क्या होता है? लीडर ऑफ द हाउस होता है जो मेजोरिटी का लीडर होता है। अमेरिकन जो टाइप ऑफ ये आ जाता है कि इंडियन सेटअप में जो है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है लीडर ऑफ द हाउस, और अमेरिकन सेटअप में कौन होता है? ऐसे ही तो अमेरिकन सेटअप में मेजोरिटी जो लीडर होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सी। विच स्टेटमेंट, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? द लीडर ऑफ अपोजिशन कम्स फ्रॉम द पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स इन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो कौन सी पार्टी का हो सकता है? लीडर ऑफ अपोजिशन जिसकी कम से कम 1/10 सीट तो उन्होंने ली ही हो अपोजिशन में। 1/10 ऐसे होता है ना कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्लीन स्वीप कर दिया है ना, कि एक पार्टी ने सारे वोट ले लिए, दूसरी को मिले ही नहीं है, कोई भी सीट नहीं मिली। लेकिन लोकसभा में जिस पार्टी की 1/10 मिनिमम सीट हो, तो नॉट लेस देन मतलब मिनिमम जो यूनिट है वो 1/10 ही होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए। तो उतनी अगर सीट हो, फॉर एग्जांपल मान के चले किसी 100 सीट है टोटल, तो उनमें से 10 सीट तो एक पार्टी की होनी चाहिए और 90 दूसरी पार्टी की, ऐसे मान के चलो। तो 1/10 सीट होनी चाहिए, तो इसका ये हो जाएगा करेक्ट। तो जिसमें 1 है सब में 1 है। अब द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नोन एज द माइनॉरिटी लीडर इन द अमेरिकन सेटअप। जो अमेरिकन सेटअप है उसमें जैसे मेजोरिटी लीडर बोला जाता है ना, वहाँ पे मेजोरिटी लीडर और माइनॉरिटी, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसे माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं अमेरिकन सेटअप में। ये करेक्ट है, तो इसका आंसर 1 एंड
तो अब है नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ शेडो कैबिनेट इज प्रैक्टिस्ड बाय यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। जो शेडो कैबिनेट होता है यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में, नहीं, शेडो कैबिनेट हमेशा ब्रिटिश का है, ये यूके की पार्लियामेंट में ये जो फॉलो किया जाता है, तो 3 हो जाएगा गलत, ये यूएस नहीं, ये यूके है, ठीक है। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज समटाइम्स रेफर्ड एज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो लीडर ऑफ जो अपोजिशन होता है उसे बोला जाता है समटाइम्स, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिप्टी नहीं होता, ये अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इज समटाइम रेफर्ड एज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो 4 भी गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा बी। बी इज दी करेक्ट आंसर, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ओवर लोकसभा ओनली। इनमें से कौन सी जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही होती है। देखो, एडजर्नमेंट दोनों में हो सकती है। एडजर्नमेंट क्या होता है, टेम्परेरी कोई सीटिंग है उसको एडजर्न कर देना कि चलो बाद में सीटिंग करते हैं, तो ये दोनों में हो सकती है। प्रोरोग करना, प्रोरोग यानी कि जो सीटिंग भी है और सेशन भी है दोनों को खत्म कर देना, तो ये दोनों में हो सकता है, क्योंकि सीटिंग और सेशन दोनों के लगते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो ये भी नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन, अब देखो हमारी जो राज्यसभा है वो परमानेंट चैम्बर है, परमानेंट, वो कभी डिसोल्व नहीं होती कंप्लीटली। राज्यसभा कैसे नहीं होती, क्योंकि उसके 2/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल में अपनी जो सीट है वो छोड़ते रहते हैं, और उनकी मेंबरशिप कितने साल की होती है, राज्यसभा की 6 साल की मेंबरशिप होती है, और 2/3 वो हर साल जाते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं वो डिसोल्व ही नहीं होती। तो डिसोल्यूशन जो है सी, इसका आंसर हो जाएगा। डिसोल्यूशन जो है वो, डिसोल्यूशन जो होता है इनमें से वो राज्यसभा में नहीं होता, बाकी सब जो है लोकसभा में सिर्फ डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ओनली जो लोकसभा में होता है इनमें से वो क्या है, सिर्फ डिसोल्यूशन है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन टेक प्लेस। जो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है वो कितने साल के बाद होता है ऑटोमेटिक, तो वो होता है हर 5 साल के बाद डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, तो इसे हम बोलते हैं। और ये पीरियड जो होता है, इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी होती है ना, तो बाई 6 मंथ इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसोल्यूशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाई 6 मंथ। Which statement is correct? The terminology such as leader of opposition is not mentioned in the constitution of India. जो टर्म जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशनड नहीं है, नहीं ये नहीं है, सही है ये हमारे जो स्टेटमेंट है। लीडर ऑफ द हाउस एज ए टर्मिनोलॉजी इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो लीडर ऑफ द हाउस है ये मेंशनड है, नहीं, लीडर ऑफ द हाउस भी कहीं भी मेंशनड नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। अब है द ऑफिस ऑफ व्हिप इज नॉट मेंशनड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ऑफिस ऑफ व्हिप है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशनड नहीं है, तो ये भी हो गया करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से 1 and 3, 2 जिसमें है ये भी गया और 1 and 3 करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हो करेक्ट है। द मैक्सिमम गैप इन 2 पार्लियामेंट सेशन कैन बी 6 मंथ। जो 2 पार्लियामेंट सेशन है उनमें जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का होना ही चाहिए, तो ये ठीक है। देर आर यूजुअली 3 सेशंस इन द ईयर। तो एक साल में कम से कम 3 सेशन होते हैं, यूजुअली 3 सेशन होने चाहिए। यूजुअली हमारे जैसे होता है ना, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन, तो होता है। इट इज सेड दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर। एटलीस्ट जब कभी आता है ना कि एटलीस्ट कितने सेशन होने चाहिए, तो 2 तो होने ही चाहिए, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है। तो बजट सेशन को भी हम हो सकता है बजट सेशन को काउंट करते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा सी। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड। इनमें से कौन सा जो होता है वो जो पार्लियामेंट का जो सीटिंग है उसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर सकता है, तो उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। तो इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट ऐसे होना कि जो प्रोसीजर है वो ही खत्म हो जाए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। द रिजोल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 31, द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय। जब जो रिजोल्यूशन होता है, स्पीकर ने अगर कोई रिजोल्यूशन लेना है तो उसे कितने मेंबर सपोर्ट करेंगे कि वो पास माना जाएगा, तो वो होते हैं 50 मेंबर्स, स्ट्रेंथ ऑफ 50 मेंबर्स। तो आंसर हो जाएगा ए, एटलीस्ट 50 मेंबर जो है स्पीकर के रिजोल्यूशन को सपोर्ट करें तो ही वो पास माना जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो स्पीकर और जो अलाउंस होते हैं जो स्पीकर के पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, चार्ज इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें चार्ज होते हैं। तो ये सही है। जो हमारे जो अलाउंस होते हैं ना, इनके अलाउंस एंड सैलरी होती हैं, ये शेड्यूल्स में भी हैं। स्पीकर का जो वर्किंग कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन दी लोकसभा इन एनी केस। जो स्पीकर का जो कंडक्ट होता है, काम करने का जो तरीका होता है, वो किसी केस में भी, मतलब वर्किंग कंडक्ट जो है वो लोकसभा में डिस्कस नहीं होता, ये गलत है, कर सकते हैं आराम से। स्पीकर कैन वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई। जो स्पीकर होता है वो सिर्फ टाई के केस में वोट करता है। एंड ही और शी कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जब देखो वो फर्स्ट इंस्टेंस में एक ही केस में वोट कर सकता है, जब कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा हो, किसी के रेजिग्नेशन पे कुछ बात हो, तो उस टाइम पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वोट कर सकता है। लेकिन वैसे स्पीकर जो है वो टाई के समय पे देता है, और ये आर्टिकल 100 है। तो ये हो गया 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। ये देखो, और जो स्पीकर का जो वर्किंग कंडक्ट है ना लोकसभा में, वो वैसे तो डिस्कस नहीं होते, लेकिन जब सब्सटेंटिव मोशन की बात होती है तो उसके वर्किंग जो कंडक्ट है कि वो उन्होंने कैसे पूरा प्रोसीजर किया है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो याद रखना कि कौन सा एक्सेप्शन है लोकसभा में कि जो स्पीकर की जो वर्किंग कंडक्ट है वो डिस्कस की जा सकती है, तो वो है सब्सटेंटिव मोशन। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्पीकर इज अ नॉन पार्टीशन मेंबर। जो स्पीकर जो होता है वो नॉन पार्टीशन मेंबर है, ठीक है। स्पीकर वो नॉन पार्टीशन ही होता है ना, तो वो इस साइड में होता है ना इस साइड में होता है, वो साइड नहीं ले सकता, स्पीकर न्यूट्रल होता है। स्पीकर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। स्पीकर की अपनी जो टेन्योर की पूरी सिक्योरिटी होती है, भी करेक्ट है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन दी लोकसभा। स्पीकर को जो है रिमूव किया जा सकता है अगर लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास हो जाए उनके अगेंस्ट, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक कॉन्फर्ड अपॉन द स्पीकर। जब प्रेसिडेंस की बात होती है ना, जैसे सबसे ऊपर कौन आता है, राष्ट्रपति आता है हमारा, ऐसे तो ऑर्डर ऑफ जब प्रेसिडेंस की बात होती है तो स्पीकर कहाँ पे आता है, तो स्पीकर आता है 7th प्लेस पे। स्पीकर जो है लोकसभा का वो कहाँ प्लेस किया जाता है, 7th प्लेस पे। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डिप्टी स्पीकर इज, जो डिप्टी स्पीकर होता है, स्पीकर इज इलेक्टेड इन लोकसभा। जो डिप्टी जो स्पीकर होता है वो लोकसभा में ही इलेक्ट किया जाता है, तो ये हो गया सही, वो लोकसभा में ही इलेक्ट किया जाता है। डिप्टी स्पीकर कैन नेवर प्रेसाइड इन ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन एनी केस। जो डिप्टी स्पीकर होता है वो दोनों हाउस की जो सीटिंग होती है उसको प्रेसाइड नहीं कर सकता किसी भी केस में, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है। अगर देखो स्पीकर नहीं है और ज्वाइंट सीटिंग है, तो जब स्पीकर एब्सेंट है तो उसके केस में स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर। और ज्वाइंट सीटिंग बोल दिया राष्ट्रपति ने कि चलो बैठ के ज्वाइंट सीटिंग करो, तो उस टाइम पे उसको प्रेसाइड कौन करेगा, चेयरमैन कर नहीं सकता, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है राज्यसभा का चेयरमैन वो नहीं कर सकता। तो अब स्पीकर का पद किसके पास है, डिप्टी स्पीकर के पास, तो वो क्या करेगा, वो उसे संभालेगा। तो ये तो गलत होगी ना स्टेटमेंट। डिप्टी स्पीकर इज सबॉर्डिनेट नहीं, जैसे जो डिप्टी चेयरमैन सबॉर्डिनेट नहीं होता चेयरमैन का, ऐसे स्पीकर भी सबॉर्डिनेट नहीं होता डिप्टी चेयरमैन। स्पीकर का जो डिप्टी स्पीकर है वो सबॉर्डिनेट नहीं होता स्पीकर का, ये भी गलत। डिप्टी जो स्पीकर कैन नॉट वोट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन प्रेसाइडिंग ओवर द हाउस। अब जब डिप्टी स्पीकर जो है अगर वो स्पीकर बन ही गया, वो प्रेसाइड कर ही रहा है, तो उसके ऊपर वो सभी रूल लागू होंगे जो स्पीकर के ऊपर लागू होते हैं। तो जितना भी उसे वोट कब करना है कब नहीं करना है, अगर किसी के रेजिग्नेशन की बात है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करना है, अगर कोई बिल की बात है तो टाई के समय पे वोट करना है, तो ये सब डिप्टी स्पीकर पे लागू होंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग
In which of the following Lok Sabha it was decided that speaker comes from the ruling party and deputy speaker comes from the opposition party? मतलब कौन सी लोकसभा में ये डिसाइड किया गया था कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो तो अपोजिशन का लेंगे और जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का लेंगे। तो ये हो गया था, कौन सी लोकसभा तक चला था ये सिस्टम? ये 10वीं लोकसभा तक चला था। अभी 10th लोकसभा जब हुई थी तब तक ये चला था कि जो है डिप्टी स्पीकर, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि अपोजिशन से होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, लेकिन 10वीं लोकसभा तक ये था कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी का होगा और स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होगा। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयरपर्सन्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय स्पीकर? तो जो स्पीकर है वो कितने चेयरपर्सन को नॉमिनेट कर सकता है मैक्सिमम? Who could preside in his absence and absence of the deputy speaker? तो पता है क्या कर सकता है? जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर क्या करता है? वो डिप्टी स्पीकर बनाता है, एक डिप्टी स्पीकर बना दिया। लेकिन उसका ये भी तो होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीकर भी ना हो, डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो कौन प्रेसाइड करेगा? तो वो क्या करते हैं, वो चेयरपर्सन का एक ग्रुप बनाते हैं और मैक्सिमम उसमें 10 बंदे होते हैं। चेयरपर्सन का ग्रुप बनाते हैं, उसमें 10 बंदे होते हैं कि अगर इनमें से, अगर स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो इनमें से किसी एक को चेयरपर्सन बना दिया जाता है। तो वो होते हैं मैक्सिमम 10 मेंबर्स। आंसर हो जाएगा 10। नॉमिनेट करता है स्पीकर कि हमारी एब्सेंस में ये जो है जो सभा है उसको प्रेसाइड कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? The institution of speaker originated in 1910 under the provisions of Government of India Act, यानी कि मोर्ले मिंटो जो एक्ट आया था ना 1909 की, उसमें पहली बार जो स्पीकर का जो है इंस्टीट्यूशन उसको लिखा गया था। तो ऐसा नहीं है, ये उसमें नहीं लिखा गया था। अब है बिफोर 1921 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज्ड टू प्रेसाइड ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग्स। जो 1921 है उससे पहले जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया का वो सेंट्रल, अब 1919 में कौन से रिफॉर्म आए थे? मॉन्टेक्स कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991, तो उनमें ये चेंज हुआ था। और 1921 से क्या हो गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उससे पहले यहाँ तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, वो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उनको प्रेसाइड करता था। ये करेक्ट है। सेकंड, इन 1921 फ्रेडरिक व्हाइट वॉज द फर्स्ट स्पीकर टू अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो स्पीकर था फ्रेडरिक व्हाइट उसका नाम था, और 1921 में वो गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया था जो है जो काउंसिल थी उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर जो है वो 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ 1919, ये अभी हम बात कर रहे थे, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ ये आया था जो स्पीकर है। तो वो 1919 नहीं, ये 1990 में है और 1921 में पहला स्पीकर आया था, याद रखना। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये है अनंथा सैनम जो थे, अनंथा सैनम, इसे मैं तो अनंथा याद रखती हूँ। अनंथा जो ए अयंगर जिसे हम बोल सकते हैं, बिकम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ए अयंगर थे, अयंगर याद रख सकते हो, इसे ए अयंगर ही लिखते हैं। वो फर्स्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके स्पीकर बने थे। दूसरा है जीवी मवलंकर जो थे, वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये सबको याद होता है। जो सेकंड है ये करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो अयंगर जो है वो फर्स्ट स्पीकर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो नहीं थे, ये डिप्टी स्पीकर थे। जीवी जैसे जो जीवी मवलंकर को जब स्पीकर बनाया ना, तो ये थे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। जो पहली लोकसभा बनी है हमारी 1951 के बाद जो इलेक्शन हुए थे उनमें, तो पहली लोकसभा में जीवी मवलंकर बने स्पीकर और अयंगर बने डिप्टी स्पीकर। ये ऐसे याद रखना। विठल भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये फिर से गलत हो गया, तो ये नहीं है, विठल भाई पटेल नहीं, अयंगर थे डिप्टी स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। और विठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर थे। ये इन्होंने इसको इंटरचेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली?
जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा बी। चलो 41 भी कर लेते हैं। ए मेंबर इन इफ सिट्स इन द हाउस बिफोर टेकिंग द प्रेस्क्राइब्ड ओथ। एक मेंबर है वो हाउस में बैठता है और उसने ओथ नहीं ली होती और कोई अफर्मेशन भी नहीं ली है, देन हाउ मच पेनल्टी ही और शी इज सपोज टू बियर। तो उसे कितनी पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ती है। बिना ओथ लिए लोकसभा में अगर कोई बैठता है, आगे कोई भी जो मेंबर है वो चुना गया, लेकिन बिना ओथ के वो अगर लोकसभा में बैठता है तो उसे 500 रुपये की पेनल्टी लगती है। तो आंसर हो जाएगा बी। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से करेक्टली जो हमें बताना है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर द स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे स्पीकर की पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं, वो देखो स्पीकर की ना अपना टर्म होता है, जैसे प्रो टाइम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा बनती है उससे पहले आता है। तो स्पीकर का अपना टाइम पीरियड होता है फिक्स्ड कि भी 5 साल तक रहेगा, लोकसभा रहेगी जब तक रहेगा। तो जो स्पीकर होता है उसका टाइम पीरियड होता है, तो उसकी पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ये ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन आर चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं उनके जो चार्ज होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही जाते हैं, उनके सैलरी एंड अलाउंस। ये भी करेक्ट है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन आर सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ। नहीं, एनुअल वोट पे नहीं है ये एनुअल वोट पे सब्जेक्टेड नहीं है। तो 3 हो जाएगा गलत, तो जिसमें 3 है वो, और फर्स्ट एंड करेक्ट। तो आंसर हो जाएंगे 1 and 2 आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? स्पीकर कैन प्रेसाइड इन द हाउस व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। जो स्पीकर जो है वो प्रेसाइड कर सकता है हाउस को जब उसका जो है रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो चल रहा होता है। नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल मेंबर की तरह आगे बैठ जाता है कि देखो भाई अब तुम मुझे हटा रहे हो तो हटा लो। स्पीकर डज नॉट वैकेट द सीट व्हेन एवर द लोकसभा डिसॉल्व। जो स्पीकर होता है वो अपनी सीट को वैकेट नहीं करता जब लोकसभा डिसॉल्व होती है। हाँ, ये सही है, वो वैकेट नहीं करता। जो लोकसभा डिसॉल्व होगी वो बैठा रहेगा, लोकसभा फिर से वापस आएगी वो फिर भी बैठा रहेगा, वो सारी लोकसभा को एड्रेस करेगा, प्रो टेम स्पीकर बनेगा और जाएगा ऐसे। द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस इज द स्पीकर। जो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है ना हाउस के बारे में कौन बोलता है? सारा सब मानते किसकी है, कौन बोलेगा? वो बोलेगा स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 2 and 3। पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही, तो आंसर हो जाएगा C। हु ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। इनमें से कौन जो है वो मतलब जो स्पीकर के इलेक्शन की डेट है उसको फिक्स करता है? तो ये काम होता है प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति जो है वो स्पीकर का कब इलेक्शन होगा उसे फिक्स करता है, उसकी डेट बताता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पीकर कैन अलाउ ए सीक्रेट मीटिंग ऑफ द हाउस इफ द लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट। स्पीकर जो है वो एक सीक्रेट मीटिंग भी बिना बना सकता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? अगर हमारी लोकसभा है तो प्राइम मिनिस्टर, वैसे मेजोरिटी लीडर। यूएस के सिस्टम में मेजोरिटी लीडर, हमारे यहाँ लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेगा स्पीकर से कि हमें सीक्रेट मीटिंग बिठानी है तो स्पीकर जो है ऐसा अनाउंस कर सकता है कि चलो सीक्रेट मीटिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा ठीक। स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर टू डिटरमाइन वेदर ए बिल इज मनी बिल और अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि स्पीकर ही बताता है किसी बिल को पढ़ के कि ये मनी बिल होगा या नॉर्मल बिल है। स्पीकर डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है किसी मेंबर की, तो इसका जो प्राइमरी जो सोर्स होता है, कौन बता सकता है कि ये मेंबर डिस्क्वालिफिएबल है या नहीं है? तो ये स्पीकर ही कहता है कि इसको हटाओ या इसको रखो। ये भी करेक्ट है। डिसीजन ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो है स्पीकर ने अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, कोई मेंबर बैठा था, स्पीकर ने कहा कि इसको हटाओ, तो ये है कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है वो जुडिशियल प्रीव्यू के अंडर नहीं आता। नहीं, वो आता है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू में आता है। जो एंटी डेफिकेशन लॉ है हमारा, तो जिसमें क्या होता है, जिसे दल बदलू कानून बोलते हैं ना,
कि यहाँ से इसके पास चला गया, उधर से उसके पास चला गया, तो उस कानून के अंदर वो जो 10th शेड्यूल है हमारा वो यही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। Which of the following presides over the joint sitting which is summoned by the president? Which one of the following presides over a joint sitting? तो इनमें से कौन जो है वो ज्वाइंट सिटिंग पे प्रेसाइड करता है, वो होता है लोकसभा का स्पीकर। आंसर हो जाएगा ए, ज्वाइंट सिटिंग पे कौन प्रेसाइड करता है, स्पीकर प्रेसाइड करता है। Which of the following is the final interpreter of the provisions of Constitution of India within the House? जो हाउस के अंदर जो है, जो फाइनल इंटरप्रेटर जिसे बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला फाइनल कौन होता है, तो वो काम होता है स्पीकर का। स्पीकर होता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द हाउस, इनसाइड द हाउस की बात है। जो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोर्स और सोर्सेज ए स्पीकर ड्राइव्स हिज और हर पावर? जो स्पीकर की पावर होती है वो कौन से सोर्स से आती हैं, यानी कि स्पीकर की पावर कहाँ पे इम्बेलिस्ड है, कहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर की ये पावर होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा स्पीकर के पास क्या क्या पावर है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जितने भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन या डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनमें लिखा है कि हाँ भाई उस स्पीकर की ये पावर है। रूल एंड प्रोसीजर कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस इन दी लोकसभा, उसमें भी लिखा है। तो ये तीनों जो है सोर्स हैं स्पीकर की पावर के। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमिटीज ए स्पीकर इज चेयरमैन ऑफ? इनमें से कौन सी जो कमेटी है उसका जो स्पीकर जो है चेयरमैन होता है? अब देखो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है ना, स्पीकर उनके चेयरमैन होते हैं। तो सबसे पहले है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाँ इसका चेयरमैन होता है। द रूल्स कमेटी जो पार्लियामेंट्री रूल को इस्टेब्लिश करती है कमेटी, उसका भी चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर होता है। जनरल पर्पस जो कमेटी होती है उसका भी जो है स्पीकर होता है चेयरमैन। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा? इनमें से कौन जो है वो जो पार्लियामेंट्री जितनी भी कमेटी होती है लोकसभा के अंदर, लोकसभा राज्यसभा वाली नहीं, लोकसभा वाली जो कमेटीज होती है उनका चेयरमैन होता है, तो वो होगा स्पीकर, बी। स्पीकर होता है सभी पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उनका चेयरमैन होता है, सभी नहीं मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी जो लोकसभा के अंदर होती है उनका। और यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट पार्ट होगा 3 वो हम इसके बाद करेंगे।